डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, फीटल सर्कुलेशन। सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब पता नहीं कहाँ पे कंफ्यूजन आता है, तो आज हम ट्राई करते हैं कि ये सारे कंफ्यूजन को ही ख़त्म कर दें। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था प्लेसेंटा बन गया था हमारा। जिसने प्लेसेंटा वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वो प्लेसेंटा वाली देख ले एक बार। प्लेसेंटा में हमारे क्या बन गए थे? कोटिलेडॉन्स बन गए थे। इन कोटिलेडॉन्स के अंदर क्या था? ब्लड वेसल्स था। ये प्लेसेंटा यहाँ मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ था, तो प्लेसेंटा में ब्लड वगैरह कहाँ से आ रहा था? मैटरनल सरफेस से। अब इनके अंदर जो हमारे विलाई होते हैं, इनके अंदर जो हमारे कोटिलेडॉन्स होते हैं, इनके अंदर अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होगा? अगर ऐसे मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होंगे? ऐसे होंगे, ऐसे विलाई वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे विलाई और सारी चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, जिसमें से निकलती हैं 2 आर्टरीज और 2 वेन। ये बिल्कुल मिड में कनेक्ट रहता है आपका, इसमें 2 आर्टरीज और 2 वेन निकल रही है प्लेसेंटा से, जिसको आपने क्या कहा? जिसको आपने कहा अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा से क्या निकल गई? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके अंदर है 2 आर्टरीज और 2 वेन। अब आप कह रहे होंगे सर 2 वेन कह रहे हैं, ठीक है चलो एक कर देते हैं। लेकिन मैंने जो बनाए थे वो कब बनाए थे? 4 मंथ से पहले, ठीक है। 4 मंथ के बाद अम्बिलिकल वेन एक ही होती है, लेकिन 4 मंथ से पहले जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, तो लेफ्ट वाली बचती है। तो अब हम इसको लेफ्ट तो बोलेंगे नहीं, तो हम इसको सीधे सीधे बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। अभी अम्बिलिकल वेन कहाँ जाती है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो अम्बिलिकल वेन जाती है वो जाती है लीवर में। कहाँ पे जाती है? लीवर में, एक डक्ट के थ्रू। फिर एक इसमें मिल जाती है, यहाँ से जारी होती है हमारी क्या? इंफीरियर वेने केवा। कहाँ जारी होती है? हार्ट में। सपोज ऐसे करके बना लेते हैं, डायग्राम ऐसे नहीं है, बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लीवर के बाद सबसे पहले मिलती है कहाँ पे? इंफीरियर वेने केवा में। दोबारा से यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्शन होता है कि जो अम्बिलिकल वेन है वो लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है? 80%। क्लियर है? 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये अम्बिलिकल वेन गई, सबसे पहले लीवर में गई। तो थोड़ा बहुत अमाउंट में इसने लीवर को ब्लड दिया, और बाकी की एक डक्ट के थ्रू किसके साथ? इंफीरियर वेने केवा के साथ जुड़ जाती है। मतलब पहली मिक्सिंग होगी। इंफीरियर वेने केवा क्या लेके जा रही होती है? आपकी लोअर पार्ट से, बॉडी से क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिल जाती है। तो पहला यहाँ पे मिक्सिंग होता है ब्लड का अम्बिलिकल वेन और आईवीसी के बीच में। तो दोनों वेन है, अम्बिलिकल वेन और आईवीसी भी तो एक वेन है, सबसे बड़ी वेन है बॉडी की। तो इन वेन को बोलते हैं डक्टस विनोसिस। पहला मिक्सिंग होता है ब्लड का, जहाँ पे आईवीसी के साथ आपकी अम्बिलिकल वेन जुड़ रही है। सबसे पहले लीवर में जाती है, लीवर से एक डक्ट के थ्रू आईवीसी में मिल जाती है। अब ये आईवीसी कहाँ खुलती है? ये जाती है एक स्पेशल, किसके पास में? एक स्पेशल चैनल बना के जाती है ये हार्ट के अपर वाले पार्ट में। कहाँ पे? हार्ट के अपर वाले पार्ट में चले जाती है। क्लियर हो गया? हार्ट के अपर वाले में पार्ट में जाती है, तो यहाँ पे फिर से मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है? राइट साइडेड पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि राइट साइड से ही प्रेशर आ रहा है, लेफ्ट साइड से क्यों नहीं आ रहा है प्रेशर, अभी देखेंगे हम। तो राइट साइड से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो फोरामेन ओवेल बन जाता है, फोरामेन ओवेल कहा जाता है, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में कुछ संटिंग हो जाती है या ओपनिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा। क्या बोलते हैं दूसरे को? फोरामेन ओवेल। कहाँ बनता है? लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में। तो दूसरी मिक्सिंग हो गई ब्लड की यहाँ पे। तो मैंने बोला था 80% आया, आईवीसी में मिला, तो ये आईवीसी 80% थोड़ी ना लेके जाएगा, क्योंकि आईवीसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा था। तो ये कर देता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को 70%। तो कहने का मतलब है 70% हमारा राइट एट्रियम में पहुंचता है। अब राइट एट्रियम में पहुंचता तो है, अब ओपनिंग होने की वजह से क्या होता है, 2/3
2/3 ब्लड क्या कहाँ पहुँच जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, मतलब ज़्यादा ब्लड पहुँच जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और 1/3 ही पहुँच पाता है कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सा वाला पहुँचता है, जो सुपीरियर वेने कीवा से आ रहा होता है। जैसे आईवीसी ब्लड लेके आती है और अपना ब्लड कहाँ खाली कर दे, कहाँ पहुँचा देती है, लेफ्ट साइड पहुँचा देती है। सुपीरियर वेने कीवा से जो ब्लड आता है वो तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड रहता है, तो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड इसलिए है क्योंकि उस पर कोई अम्लाइकल वेन ने ब्लड नहीं डाला है, तो वो 1/3 पार्ट ऑफ ब्लड कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। क्लियर हो गया इतना। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, अब जैसे ही ये ब्लड ज़्यादा अमाउंट का ब्लड लेफ्ट साइड पहुंचता है तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में भी पहुंचना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचते ही एक अरोटा निकलता है यहाँ से, ओटा सुना है आपने, तो ये ओटा निकलती है बॉडी में जाती है, भैया सही बात है। अब लेकिन उसी समय यहाँ पे पल्मोनरी वेन भी निकल रही होती है, पल्मोनरी आर्टरी भी निकल रही होती है। राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, लेफ्ट साइड से अरोटा निकलता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी को जाना होता है लंग्स में। कहाँ जाना होता है, सपोज ये लंग्स है, लंग्स में जाना होता है, लेकिन लंग्स तो नॉन फंक्शनल रहते हैं। क्या रहते हैं, नॉन फंक्शनल। तो ये ब्लड का प्रेशर जो पल्मोनरी आर्टरी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये किसके साथ मिक्स कर देती है अपना ब्लड, एक संट यहाँ पे भी बना देती है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी तीसरी संटिंग। क्या हो जाती है, तीसरी संटिंग, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो संटिंग हो रही है, इस संटिंग को बोलते हैं हम डक्टस आर्टियोसिस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टियोसिस। ठीक हो गया। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ब्लड, अरोटा से ब्लड तो निकल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे जो राइट एट्रियम वाला ब्लड है इसके साथ मिक्स हो गया, तो अब क्या होगा, ये और डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगी, 50 से 55% ही इसमें ऑक्सीजनेशन रह जाएगा, या 60% तक ये ऑक्सीजनेटेड रह जाएगी। 55 से 60% तक ऑक्सीजन इसमें रह जाएगा। किसमें, जो निकल रही है हमारी क्या, नीचे की तरफ, ये मैंने ऊपर को बना रखा है, लेकिन नीचे की तरफ क्या निकलती है, डिसेंडिंग ओटा। ये डिसेंडिंग ओटा आगे जाके, अब आप ये कहेंगे कि पूरा तो डीऑक्सीजनेटेड हो गया, तो बॉडी में कहाँ से पहुँच रहा है, तो बॉडी में जस्ट जहाँ ओटा का ये ओटा का मिक्सिंग हो रही है ब्लड, उससे पहले ही क्या होता है, 2 स्पेशल पॉइंट्स के लिए ब्लड निकल जाता है। 2 स्पेशल पॉइंट के लिए ब्लड निकल जाता है। एक तो हार्ट के लिए ही, क्योंकि मायोकार्डियम में ब्लड की बहुत ज़रूरी है। तो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड रहता है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा ना, लेफ्ट एट्रियम से निकलते ही ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जहाँ पे मिक्सिंग हो रही है उससे नीचे को क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 2 जगह के लिए निकल जाती है, एक तो हार्ट के लिए ही, हार्ट की मायोकार्डियम के लिए, और दूसरा ब्रेन के सेरिब्रम के लिए। मतलब हम ये कह सकते हैं हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए मिक्सिंग, तीसरी मिक्सिंग से पहले ही क्या निकल जाता है, ब्लड निकल जाता है। अब बचा हमारे पास क्या, अब हमारे पास बचा डिसेंडिंग ओटा, जिसमें कि 50 से 55% क्या है। अब मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारा हार्ट था, सारा निकल गया था, अब यहाँ से केवल डिसेंडिंग ओटा निकल रही थी। ठीक है, डिसेंडिंग ओटा नीचे की तरफ जाती है। अब ये डिसेंडिंग ओटा नीचे जाके क्या करती है, बाइफर्केट हो जाती है। ऐसे क्या हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है, और एक पार्ट तो इसका नीचे की तरफ क्या करता है, इंफीरियर इंट्रिक इलियक आर्टरी, इंफीरियर इलियक आर्टरी बना के बॉडी के नीचे की साइड, मतलब अब्डोमेन की साइड को लेके जाती है इंफीरियर इलियक आर्टरी से। अब ये जो 2 आर्टरीज बची आगे की तरफ से, ये 2 आर्टरीज जो बची, ये होती है हमारी क्या, अम्लाइकल आर्टरीज। इनमें क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करती हैं, प्लेसेंटा में अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कितना ऑक्सीजन होता है इसमें, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 50 to 60% ऑक्सीजन होता है, तो ये ब्लड लेके वापस प्लेसेंटा में पहुँच जाती है। क्लियर हो गया इतना। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन निकली, सबसे पहले लीवर को दिया, लीवर से आईवीसी में गई, आईवीसी में पहली मिक्सिंग हुई जिसको डक्टस वेनोसिस बोला, फिर उसके बाद हार्ट में गई, हार्ट में कितना परसेंट ब्लड था, 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लेफ्ट साइड डाल दिया था 2/3। ठीक है, 70% ब्लड है, और राइट साइड पे कितना पहुंचता है, 1.1 रेशियो 1/3। तो इतना ब्लड राइट एट्रियम में, वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाना होता है, लेकिन लंग्स होती हैं बंद, तो ये क्या कर देती हैं, दोनों
इसके बीच में क्या हो जाता है, एक संटिंग बन जाती है। किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और अओर्टा के बीच में। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये मिक्स कर देती है यहाँ हमारे लेफ्ट साइड से आने वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो लेफ्ट साइड वाले ब्लड में करती है तो यहाँ पे हमारा बनता है तीसरा फोरामेन, मतलब तीसरी मिक्सिंग होती है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है डक्टस आर्टरियोसिस, दो आर्टरीज के बीच में होने वाला फोरामेन ओवेल बना था राइट और लेफ्ट के बीच में। क्लियर हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे लंग्स क्या होते हैं, बिल्कुल ही मतलब जाता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत कम अमाउंट में लंग्स में पहुँचता है ब्लड और वही ब्लड लेफ्ट साइड भी आता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाता, तो बहुत कम अमाउंट में जाता है ब्लड। ठीक है, अब इसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने क्या बोला कि प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से कहाँ गया था ब्लड, लीवर में गया था। लीवर से एक डक्ट के थ्रू, जिसको बोला था हमने डक्ट, डक्ट के थ्रू आईवीसी में मिक्स हुआ। इस आईवीसी में ब्लड के मिक्स होने को ही हमने क्या बोला था, अम्लाइकल वेन निकली थी यहाँ से ना, अम्लाइकल वेन के थ्रू 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला था। प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन के थ्रू 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला था। लीवर से आईवीसी में मिक्स हुआ, तो आईवीसी में मिक्स होना पहला कहलाता है इसका डक्टस विनोसिस, जहाँ के बाद क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजनेशन की मात्रा होती है वो होती है 70%। ये आईवीसी जाके राइट एट्रियम में जाती है, राइट एट्रियम में संट की वजह से ये पहुँच जाती है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कितना पार्ट पहुँचता है, ज़्यादा वाला पार्ट पहुँचता है 2.3, और ये पहुँच जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, कितना सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब राइट एट्रियम में एसवीसी भी आ रही होती है कहीं से, तो ये एसवीसी 1 राइट एट्रियम में डालती है और राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाती है। कितना पार्ट पहुंचता है यहाँ पे, 1/3। ऑक्सीजनेशन मतलब बहुत कम होता है यहाँ पे, 1/3 पार्ट पहुंच रहा है ऑक्सीजनेशन का। तो ये राइट वेंट्रिकल कहाँ जाती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी बनाती है। लंग्स के बंद होने की वजह से, लंग्स बंद होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाले अओर्टा के बीच में एक संट बनता है, जिसको आप क्या बोलते हो, डक्टस आर्टरियोसिस बोलते हो। लेफ्ट और राइट के बीच में जो संट बन रहा है उसको क्या बोला था, फोरामेन ओवेल बोला था। अब क्या हुआ, डक्टस आर्टरियोसिस बन गया किसके बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के बीच में। तो फिर जो अओर्टा ने थोड़ा बहुत अमाउंट में ब्लड ब्रेन को भेज दिया, थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे दिया, 2 ही लोगों को देती है मेन, और उसके बाद बचा हुआ नीचे की तरफ डिसेंडिंग अओर्टा जाता है, और डिसेंडिंग अओर्टा ही बाइफरकेट होके बनाता है 2 अम्लाइकल आर्टरीज, जो कि दोबारा वापस किस में आ जाती हैं, प्लेसेंटा में पहुंच जाती हैं। क्लियर हो गया इतना। तो ये ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेमिटेंट ऑल्सो। रेमिटेंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपनिंग्स प्रेजेंट आफ्टर द बर्थ, व्हाट दे कॉल्ड, मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो बाय बर्थ के बाद क्या कहलाएंगे, जो हमारे अभी तक स्ट्रक्चर बने हुए थे। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, तो सबसे पहला हमारा डक्टस क्या आता है, सबसे पहला आता है हमारा अम्लाइकल वेन। तो अम्लाइकल वेन को तो हम यहाँ से काट देते हैं, जैसे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से निकली, ये बेबी है हमारा, ठीक है, ये बेबी है, बेबी के बीच में गया है तो हमने यहाँ से काट दी। लेकिन जो अंदर बचा हुआ पार्ट होगा इसका, मतलब अंदर भी तो बचा हुआ पार्ट होगा, ये बेबी की नेविल है, ये अंदर भी तो उसका बचा हुआ पार्ट होगा, तो ये कहलाते हैं हमारे रेमिटेंट। अब ये क्या कहलाते हैं, इनके नाम हो जाते हैं बर्थ के बाद चेंज। अम्लाइकल वेन क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लिगामेंटम टेरिस। कब क्लोज कब होती है, 2 तरीके से क्लोज होगी, एक तो होगी फंक्शनली क्लोज, एक होगी एनाटॉमिकली क्लोज। एनाटॉमिकली मतलब वो पूरा का पूरा जो बचा हुआ पार्ट होगा उसके अंदर वो डैमेज कब होगा, वो पूरा डिजेनरेट कब होगा। तो फंक्शनली तो तुरंत बंद होना पड़ता है इसको, ठीक है, जैसे बेबी पैदा हो जाता है, जैसे ही वो पहली ब्रीथ लेता है अपनी, तो क्या होता है, लंग्स फंक्शनिंग हो जाते हैं, तो अम्लाइकल वेन को तो सबसे पहले बंद होना होता है, तो ये इमीडिएटली बंद हो जाती है। कब बंद होती है, फंक्शनली तो इमीडिएटली बंद हो जाती है, लेकिन इसको 2 to 3 मंथ लगते हैं पूरा एनाटॉमिकली डिजेनरेट होने के लिए, 2 to 3 मंथ। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरी होती है क्या आपकी अम्लाइकल आर्टरी। अम्लाइकल का आर्टरी का नाम होता है मीडियन, चेंज हो जाता है, मीडियन क्या, अम्लाइकल लिगामेंटम, मीडियन अम्लाइकल लिगामेंटम, ये नाम होता है किसका, अम्लाइकल आर्टरी का। फंक्शनली कब क्लोज होती है, ये भी इमीडिएटली क्लोज हो जाती है, और क्या कहते हैं,
एनाटॉमिकली कब क्लोज होती है? ये भी 2 to 3 मंथ में होती है। इतना समझ में आ गया अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के बारे में। अब हमारे पास 3 रेमिटेंट और है। पहला तो है डक्टस विनोसिस, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? लिगामेंटम। अब हो जाता है उसका नाम लिगामेंटम विनोसम। क्या हो जाता है? लिगामेंटम विनोसम। दूसरा होता है डक्टस आर्टरियोसिस, जिसको नाम से जानते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। तीसरा स्ट्रक्चर होता है फोरामेन ओवेल, जिसको हम जानते हैं फोसा ओवेलिस के नाम से। तो ये तीनों के नाम चेंज हो गए। डक्टस विनोसिस को लिगामेंटम विनोसम बोला, लिगामेंटम आर्टरियोसम बोला डक्टस आर्टरियोसिस को, और फोरामेन ओवेल को बोला फोसा ओवेलिस। अब ये फंक्शनली कब क्लोज होते हैं और एनाटॉमिकली कब क्लोज होते हैं? तो डक्टस विनोसिस तो सबसे पहले, मतलब अम्बिलिकल वेन के बाद 5 मिनट के अंदर फंक्शनली बंद हो जाता है। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर। और एनाटॉमिकली बंद होने में इससे लगता है 7 डेज़ का टाइम। कितना टाइम? 7 डेज़ का। जो डक्टस आर्टरियोसिस है, इसको फंक्शनली बंद होने के लिए कम से कम 15 आवर्स का टाइम लगता है। कितना? 15 आवर्स का डक्टस आर्टरियोसिस। और एनाटॉमिकली क्लोज होने के लिए 10 से लेके 25 दिन तक लग जाते हैं, 10 to 25 डेज़। ठीक है। तीसरा आता है फोसा ओवेलिस। क्या? फोसा ओवेलिस। तो फोसा ओवेलिस कब फंक्शनली कब बंद होती है? 5 मिनट के अंदर। कब बंद होती है? 5 मिनट के अंदर बंद तो हो जाती है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एनाटॉमिकली क्लोज होने के लिए। कितना? 1 ईयर। दोबारा से बता रहा हूँ, डक्टस विनोसिस का नाम चेंज हो जाता है बर्थ के बाद, लिगामेंटम विनोसम। डक्टस आर्टरियोसिस का नाम चेंज हो जाता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। फोरामेन ओवेल का नाम हो जाता है फोसा ओवेलिस। डक्टस विनोसिस फंक्शनली 5 मिनट में बंद हो जाती है, एनाटॉमिकली 7 डेज लगते हैं। डक्टस आर्टरियोसिस 15 आवर्स में बंद होती है, फंक्शनली एनाटॉमिकली 25 डेज लगते हैं। फोसा ओवेलिस 5 मिनट में हो जाती है फंक्शनली तो, लेकिन एनाटॉमिकली इसको टाइम लग जाता है 1 ईयर का। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल और छोटा सा टॉपिक फीटल सर्कुलेशन, जो आपको बहुत टफ लगता है। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परमानेंटली आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। तो हमने एक बात बोली थी कि मैंने ये कहा था कि जब आर्टरी और क्या नाम कहते हैं, एट्रियम के बीच में जो गैप रहता है, अगर वो रिमेन रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपने डिफेक्ट कहा था, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में आपको कन्फ्यूज़न था। आप ये कह रहे थे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा है किसी एग्ज़ाम में, अभी मेरे को याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा बता दूंगा। और हर एग्ज़ाम में आता है ये अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दे के दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि उस पर क्या रहता है, डिफेक्ट का मतलब क्या है, किसी बाकी कारणों की वजह से डिफेक्ट हो गया, इसमें ये ओपनिंग रह गई, यहाँ पे संट बन गया कोई। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर था, पहले भी नॉर्मल स्ट्रक्चर था, लेकिन बर्थ के बाद ये बंद नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? पेटेंट बोलेंगे। पेटेंट का मतलब रिमेन रहना। तो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखाया था, रिमेन रहना। तो रिमेन रहना होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है। तो पेटेंट डक्टस, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, हमेशा आप सेलेक्ट करोगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है। जहाँ पे रिमेन्स रहने की बात की गई होगी। अगर डिफेक्ट की बात करी होगी तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इट्स ऑल अबाउट द फीटल सर्कुलेशन। क्लास डिसमिस।